मूवीज में कमाल के ब्लैक होल्स को देखने के बाद एस्ट्रोनॉमर से जब हमने ब्लैक होल की फोटो मांगी तो हमें ये मिली। बहुत से लोगों ने ऐसी इमेज एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया ने इस इमेज को बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट किया और इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट बताया गया। क्या अहम बात है इस इमेज की? ब्लैक होल होता ही क्या है, आज हम जानेंगे। दिस इज गौहर रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरुआत करेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि ये अहम क्यों है, फिर जानेंगे कि ये बनते कैसे हैं और लास्ट पार्ट में ये देखेंगे कि क्या सच में साइंसदानों ने कोई तीर मारा है इस फोटो को लेकर। इंसानों के लिए हर वो चीज़ अहम होती है जो उन्होंने देखी नहीं होती, लेकिन वो चीज़ें और भी ज़्यादा अहम हो जाती हैं कि जिनका इब्हाम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कहे कि कुछ दिन पहले आसमान से एक मीटियोर गिरा और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक वो गोल्ड यानी कि सोने का था और वो इस समंदर में आकर गिरा है, तो नॉर्मल सी ही बात है, वो जगह आपके लिए अहम हो जाएगी। स्पेशली उस वक्त जब आपके पास कोई पढ़ा लिखा शख्स कैलकुलेशंस के साथ बात कर रहा हो। ब्लैक होल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इनको किसी ने आज नहीं प्रिडिक्ट किया, बल्कि 1916 में साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। साइंसदानों को तकरीबन 100 साल पहले ही अंदेशा होने लगा था कि जब उनकी कैलकुलेशंस ने पेशन गोई करना शुरू कर दी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी मुमकिन हो सकते हैं, और इसी वजह से इनकी खोज अरसे से चल रही है। और इसीलिए जब इसकी पहली इमेज सामने आई तो इसको इतनी अहमियत भी दी गई। तो ये अहम इसलिए है कि 100 साल पहले एक साइंसदान के कलम से निकली स्याही और कैलकुलेशंस को हमने सच पाया और उसको तस्वीर की शक्ल में 100 साल बाद देखा। लेकिन सवाल ये आता है कि ब्लैक होल एक्चुअली होते ही क्या हैं और क्यों 100 साल लग गए इनकी इमेज को प्रोड्यूस करने में। पहले तो मैं एक मिसकंसेप्शन दूर कर दूं। ब्लैक होल्स होल नहीं होते, ये कोई सुराख नहीं होते। मेनली ये बॉल शेप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि स्फेरिकल होते हैं। ऑनेस्टली आई थिंक इनको ब्लैक होल कहना ही नहीं चाहिए, बल्कि ब्लैक बॉल कहना चाहिए है, क्योंकि ब्लैक होल टर्म कंफ्यूज कर देती है। ब्लैक होल क्या होते हैं, इसको जानने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं, और उसको जानने से पहले हमें अपने सूरज की तरफ देखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि सूरज एक सितारा है जिसके मेनली दो हिस्से होते हैं, एक उसके अंदर की कोर और दूसरा उसके बाहर का एरिया होता है। होता कुछ ऐसे है कि सूरज की कोर में हाइड्रोजन मुसलसल हीलियम में बदलती है, जिसके दौरान बहुत एनर्जी रिलीज होती है। ये रिलीज हुई एनर्जी सूरज के ऊपर प्रेशर डालती है, लेकिन सूरज की कोर पर होने वाले रिएक्शंस इस प्रेशर को बैलेंस कर देते हैं और इसीलिए सूरज हमारे सामने जगमगाता नजर आता है। लेकिन सूरज की कोर सिर्फ तब तक ही बैलेंस रहेगी जब तक उसमें हाइड्रोजन मौजूद है। जैसे ही हाइड्रोजन कम होना शुरू होगा तो बाहर का प्रेशर भी बढ़ेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि सन की कोर बाहर का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और बूम, एनर्जी सूरज को कोलैप्स कर देगी, जिससे सूरज एक धमाके से फट जाएगा और आखिर में उसकी कोर रह जाएगी, जिसको व्हाइट डॉर्फ कहते हैं। यहां हुआ क्या? हुआ कुछ ये कि जब सूरज ने कोलैप्स करना शुरू किया तो उसकी कोर पर प्रेशर बहुत बढ़ने लगा, जिससे उसके एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। लेकिन ये प्रेशर इतना नहीं था कि सूरज के एटम्स को भी कोलैप्स करता। एटम्स ने सूरज को फर्दर कोलैप्स होने से रोका और जो रिजल्टिंग कोर हमें मिली वो व्हाइट डॉर्फ थी। सवाल यहाँ ये आता है कि क्या होता अगर एटम्स प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते? यही एग्जैक्टली होता है बड़े सितारों में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टार सूरज से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो और जब वो कोलैप्स होता है तो वो इतना प्रेशर के साथ कोर को कोलैप्स करता है कि एटम भी उस प्रेशर को झेल नहीं पाते और वो कोर बहुत ही छोटी हो जाती है। वो इतनी कोलैप्स होती है कि स्टार्स के एटम के इलेक्ट्रॉन्स भी उस प्रेशर के साथ न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं और इसीलिए इस कोर को न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। तो अब सवाल यह बनता है कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि इतना प्रेशर बढ़ जाए कि न्यूट्रॉन भी उस प्रेशर को बर्दाश्त ना कर पाए? तो यस, वो स्टार्स जो हमारे सूरज से तकरीबन 20 गुना बड़े हों, जब वो कोलैप्स करते हैं तो उनका प्रेशर
इतना ज्यादा होता है कि एटम्स क्या, न्यूट्रॉन्स भी उस प्रेशर को रोक नहीं पाते और वो स्टार बस कोलैप्स ही होता जाता है और वो इतना डेंस होना शुरू हो जाता है कि इतनी ज्यादा ग्रेविटी उसके अराउंड हो जाती है कि उसके बाहर एक रिंग बन जाता है जिसको हम इवेंट होराइजन कहते हैं। और इस इवेंट होराइजन के अंदर हमें कुछ नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि ब्लैक होल के अराउंड ग्रेविटी इतनी क्रेजी होती है कि इससे कुछ भी बाहर नहीं आ पाता, इवन के रोशनी भी, जिसको हम डिटेक्ट कर सकें या उसकी तस्वीर ले सकें। और इस तरह ब्लैक होल्स बनते हैं। 1916 में आइंस्टाइन के वक्त पता तो लगा कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ब्लैक होल का वर्ड पहली बार 1967 में जॉन व्हीलर नामी एस्ट्रोनॉमर ने इस्तेमाल किया। बहुत से फिजिसिस्ट ने इस पर काम किया और अपनी कैलकुलेशन से बहुत सी प्रेडिक्शंस की ब्लैक होल्स के हवाले से, और अंदाजा हुआ कि तकरीबन हर गैलेक्सी के मिड में एक ब्लैक होल होना चाहिए है। 1972 में पहली बार एस्ट्रोनॉमर टॉम बोल्टन ने पहली बार ब्लैक होल्स को डिटेक्ट किया और अपनी स्टडीज पेश की। सवाल ये आता है कि उन्होंने अगर 1972 में ही डिटेक्ट कर लिया था तो फिर 2019 में तस्वीर क्यों सामने आई? वीडियो देखते जाइए। एक्चुअली जैसे कि मैंने वीडियो की शुरू में बताया कि ब्लैक होल बहुत ही ज़्यादा स्पेस टाइम को वॉर्प करते हैं कि लाइट भी एस्केप नहीं हो सकती, और एक पूरी गैलेक्सी के बीचों बीच में एक ब्लैक होल को डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। और गैलेक्सी के बीच में इतना डस्ट वगैरह होता है कि कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन स्पेशल इक्विपमेंट से हम ये ज़रूर जान सकते हैं कि वहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है। ब्लैक होल के इतराफ में गैलेक्सी के बीच में जो भी चीज थी वो बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी रखती थी। उसके करीब के सूरज बहुत तेजी से उसके गिर्द चक्कर लगा रहे थे। बहुत बड़े बड़े धमाके और हीट डिटेक्ट हो रही थी। और जब साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि इतनी ग्रेविटी कौन सा ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, तो पता लगा कि करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सिर्फ ब्लैक होल्स ही हैं जो कि इस तरह के सराउंडिंग्स रखेंगे। और इसी तरह पहली बार ब्लैक होल की इनडायरेक्ट शवाहिद मिले। सवाल यह था कि इनको देखें कैसे? क्या हम इतनी बड़ी टेलीस्कोप बना सकते हैं कि हम ब्लैक होल देख सकें? तो साइंसदान और इंजीनियर बैठ गए कैलकुलेशन करने कि हमें कितना बड़ा टेलीस्कोप चाहिए होगा कि हम एक ब्लैक होल की पिक्चर ले सकें। तो उन्हें अंदाजा हुआ कि आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए हमें हमारी दुनिया के बराबर जितना टेलीस्कोप चाहिए होगा जो इस इमेज को प्रोड्यूस कर सकेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। तो साइंसदानों ने इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए एक दूसरा तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि फॉर श्योर हम इतना बड़ा टेलीस्कोप तो बना नहीं सकते, लेकिन क्या हम कोई ऐसा टेलीस्कोप बना सकते हैं जो कि बिल्कुल इतने बड़े टेलीस्कोप की तरह बिहेव करे। और ऐसा ही हुआ। एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इवेंट होराइजन के नाम से, जिसके दौरान पूरी दुनिया के सबसे बड़े ऑब्जर्वेटरीज को एक ही वक्त एक ही शिफ्ट में इस्तेमाल करने का इरादा किया गया। आइडिया ये था कि अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप्स को एक ही शिफ्ट में रख दें तो क्या इससे हमारा काम हो जाएगा? एंड यस, इससे काम हो सकता था। इस तरह दुनिया की बड़ी टेलीस्कोप्स ने 2 पॉइंट पर ऑब्जर्वेशंस की। सुपर जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी मेजियर 87 M87 सैजिटेरियस ए स्टार, जो कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में था। और फिर इतने कमाल के प्रोजेक्ट्स के बाद, जिस पर सैकड़ों शायद हजारों लोगों ने काम किया, एक बहुत टफ एक्सरसाइज के बाद ये इमेजेस हमें मिली। ये इमेज हमें एक बहुत ही कमाल का पैगाम देती हैं। वो ये कि किसी घर में बैठे शख्स के कलम और स्याही से उन चीज़ों की कैलकुलेशन की जा सकती है कि जिसको दुनिया 100 साल बाद देखेगी। एंड दैट्स इट। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gohar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।